कुंदनपुर एक सुंदर और हरा भरा गांव था, जहां पर होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। गांव के बड़े बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार करते थे। होली के कुछ दिन पहले से ही गांव के चौपाल पर ढोल बज रहे थे। चारों तरफ गुलाल उड़ रहा था। गांव के अमीर बच्चे रघु, मोहन और सुधीर नई नई पिचकारियों और महंगे रंगों के साथ खेल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गांव के गरीब बच्चे मन्नू, छोटू, रिंकू और गुड़िया एक कोने में उदास बैठे थे। काश हमारे पास भी रंग बिरंगी पिचकारियां होती तो हम भी होली खेलते। हाँ, लेकिन पिताजी के पास इतने पैसे ही कहाँ हैं जो वो हमें रंग और पिचकारियां खरीद के दे सकें। अगर हमारे पास रंग और पिचकारियां ही नहीं होंगी तो हम होली कैसे खेलेंगे? वो अमीर बच्चे उन गरीब बच्चों की हालत देखकर उन पर हंसने लगते हैं। तभी रघु हंसते हुए कहता है, अरे दोस्तों, देखो इन गरीबों को, कैसे देख रहे हैं हमको। अबे गरीबों, अगर होली खेलना है तो पहले रंग और पिचकारी तो खरीद लो। हमको क्या देख रहे हो ऐसे? इनके पास तो खाने के ही पैसे नहीं हैं, रंग कहाँ से खरीदेंगे? उन अमीर बच्चों को अपना मजाक बनाता देख वो गरीब बच्चे उदास होकर अपने अपने घर को आ जाते हैं। और उस रात वो सभी गरीब बच्चे अपने अपने माता पिता से रंग और पिचकारियां लाने की जिद करते हैं। माँ, हमें भी पिचकारी चाहिए इस बार। हमको भी होली खेलना है। वो गांव के अमीर बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमारी गरीबी का भी। बेटा, अपने घर में तो खाने के ही पैसे नहीं हैं। अब तुझे पिचकारी कहाँ से ला के दें? पता नहीं भगवान हमारे साथ इतना अन्याय क्यों कर रहा है, जो ये गरीबी खत्म ही नहीं हो रही। पापा, हमें भी पिचकारी और रंग ला के दो ना, हमको भी होली खेलना है। बेटा, रंगों से ज्यादा जरूरी रोटी होती है। हम रंग और पिचकारी के लिए ऐसे पैसे नहीं खर्च कर सकते। वो गरीब बच्चे मायूस होकर सो जाते हैं। रात के तीसरे पहर जंगल से एक हल्की रोशनी निकलती है। गांव के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग चुड़ैल सरला प्रकट होती है। वो चुड़ैल गरीबों का दुख देखकर भावुक हो जाती है। इन मासूम बच्चों को होली की खुशी जरूर मिलनी चाहिए। तभी वो चुड़ैल अपने जादू से टोकरी भरकर रंग और सुंदर पिचकारियां तैयार करती है। और फिर वो धीरे धीरे गांव की गलियों में जाती है और एक एक कर गरीब बच्चों के घरों के बाहर रंग और पिचकारियां रख देती है। और फिर अगली सुबह दो बच्चे घर के बाहर रखे रंग और पिचकारियां देखकर खुशी से झूम उठते हैं। अरे देखो, हमारे घर के बाहर कितने सारे रंग और पिचकारियां पड़ी हैं। हाँ छोटू, लेकिन ये सुंदर पिचकारी और रंग ये आए कहाँ से? अरे कहीं से भी आए हों, हमको तो होली के लिए रंग और पिचकारियां मिल ही गई ना। हाँ, लगता है कोई हमारी छुपकर मदद कर रहा है।
और वो सभी बच्चे अपने अपने रंग और पिचकारियां उठा लेते हैं और खुश होकर होली खेलने लगते हैं। और जब रघु, मोहन और सुधीर ये देखते हैं कि गरीब बच्चों के पास भी महंगी पिचकारियां और रंग हैं, तो वो हैरान रह जाते हैं। अरे ये गरीब कल तक तो रो रहे थे, फिर इनके पास इतने अच्छे रंग कहाँ से आए? जरूर कोई राज है। हमें इसका पता लगाना होगा कि आखिर इनके पास इतने महंगे रंग आए तो आए कहाँ से। फिर अमीर बच्चे रात तो छुपकर ये देखने का फैसला करते हैं कि गरीब बच्चों को रंग कौन दे रहा है। रात का समय अमीर बच्चे छुपकर पीपल के पेड़ के पास निगरानी करते हैं। तभी अचानक वो देखते हैं कि एक बूढ़ी चुड़ैल आकर अपने जादू से रंग और पिचकारियां बना रही है। तभी रघु डरते हुए बोला, अरे अरे ये तो एक चुड़ैल है। मतलब वो सारे रंग ये चुड़ैल उन गरीबों को दे रही है। लेकिन ये तो एक अच्छी चुड़ैल लगती है, क्योंकि देखो ये तो गरीबों की मदद कर रही है। हाँ, वो बात तो ठीक है, पर हमें तो बचपन में बताया गया है कि चुड़ैलें खतरनाक होती हैं। चलो सब, हमें गांव वालों को बताना होगा। और वो तीनों जल्दी से गांव में भागते हुए आते हैं और गांव में आकर शोर मचाते हैं, बचाओ बचाओ चुड़ैल चुड़ैल, बचाओ बचाओ चुड़ैल चुड़ैल। और उस शोर की आवाज सुनकर मंत्रों और पूजा पाठ के साथ पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि चुड़ैल सरला वहां पर खड़ी होती है, जिसके आसपास काफी रंग और पिचकारियां थीं। तभी सरपंच जी उस चुड़ैल से पूछते हैं, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी वो चुड़ैल मुस्कुराते हुए बोली, मैं कोई बुरी आत्मा नहीं हूँ। मैं तो बस गरीब बच्चों की होली को रंगीन बनाना चाहती थी। ये अमीर बच्चे गरीब बच्चों का मजाक बना रहे थे, क्योंकि उनके पास होली के लिए रंग नहीं थे, तो वो मुझसे देखा नहीं गया। मैंने तो बस गरीबों को रंग और पिचकारियाँ बांटकर उनकी मदद की है, ताकि वो सब भी अच्छे से होली मना सकें। चुड़ैल की इस बात को सुनकर गांव के सभी लोग विचार करने लगे। तभी गरीब बच्चे आकर कहते हैं, चुड़ैल अम्मा ने हमारी मदद की है। देखो, हमें होली खेलने के लिए कितने सारे रंग और पिचकारियाँ दी हैं। ये कोई बुरी चुड़ैल नहीं है, बल्कि ये तो अच्छी चुड़ैल है। छोड़ दो इनको, जाने दो। तभी रामू काका बोले, हाँ, सही बात है। अगर ये चुड़ैल बुरी होती तो अब तक किसी को नुकसान पहुंचा चुकी होती, बल्कि ये तो उल्टा गरीबों की मदद कर रही है, उनको रंग और पिचकारियां बांट रही है। सुनो सब, हमें इसको छोड़ देना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद सभी गांव वाले मान जाते हैं और चुड़ैल सरला से माफी मांगते हैं। सरला चुड़ैल मुस्कुराकर कहती है, मुझे खुशी है कि अब तुम गरीब और अमीर में फर्क नहीं करोगे। और इतना कहकर वो चुड़ैल हवा में विलीन हो जाती है। और फिर अगले दिन पूरे गांव में गरीब
और अमीर बच्चे मिलकर होली खेलते हैं। गरीब और अमीर सब मिलकर रंगों में घुल मिल जाते हैं और कुंदनपुर में पहली बार सब एक साथ होली का आनंद लेते हैं। वह पिंकी से नौकरानियों की तरह काम करवाती, मारती पीटती और भूखा रखा करती थी। पिंकी रोते रोते वो सारे बर्तन साफ करती है और इतने में ही रुक्मणी की आत्मा कमला के अंदर घुस जाती है। कमला को अचानक झटके लगने लगे, उसकी आंखें उलट गईं और वह जमीन पर गिर गई। जैसे ही उसने ये कबूल किया, एक जोर की बिजली कड़की और कमला जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में खून उतर आया और धीरे धीरे उसकी आत्मा शरीर छोड़ने लगी। रात का समय है। घर के आंगन में एक मिट्टी का दिया जल रहा है। अंदर से झगड़े की आवाजें आ रही हैं। पिंकी अपनी सुतेली माँ कमला के जुल्म सह रही थी, क्योंकि उसकी असली माँ रुक्मणी की मौत कई साल पहले एक रहस्यमय तरीके से हो चुकी थी। तो उसके पिता गौतम ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसकी दूसरी पत्नी कमला बहुत ही ज्यादा क्रूर थी। वह पिंकी से नौकरानियों की तरह काम करवाती, मारती पीटती और भूखा रखा करती थी। पिंकी के पिता गौतम, जो कि शहर में एक नौकरी किया करते थे, वो महीने के अंत में ही घर आते थे। इस बार भी गौतम 4 महीने बाद घर आ रहा था। गौतम बहुत ज्यादा खुश था। वो अपनी बेटी और पत्नी के लिए खूब सारे कपड़े और मिठाई लेके आता है। पिंकी बेटा, ओ पिंकी बेटा, कहाँ हो तुम? देखो कौन आया है। कमला गौतम की आवाज सुनकर जल्द ही कमरे से बाहर आई। अरे आ गए आप? इस बार तो 4 महीने लगा दिए घर वापसी में। कैसा बॉस है तुम्हारा जो तुमको एक भी छुट्टी नहीं देता? हाँ, क्या करूं, मेरा काम ही कुछ ऐसा ही है। और कर भी तो मैं ये सब तुम्हारे और पिंकी के लिए रहा हूं ना। अरे हाँ, याद आया, पिंकी नहीं बिक रही, कहाँ है वो? कमला गौतम के सामने एक मीठी आवाज में कहती है। अरे पिंकी, वो तो अपने दोस्तों के साथ ही खेलती रहती है दिन भर। और तुमको तो पता ही है, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, जिससे मैं उसको टाइम ही नहीं दे पाती। वो दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं, तभी इतने में ही गौतम के बॉस का कॉल आ जाता है। हेलो गौतम। हाँ सर। माफ करना गौतम, मैं तुमको छुट्टी में भी परेशान कर रहा हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है जिसकी डील सिर्फ तुम ही कर सकते हो, और मुझे तुम्हारा प्रमोशन भी तो करना है। तो जितनी जल्दी हो सके फटाफट से ऑफिस आ जाओ। ओके सर, मैं अभी आता हूँ। और इतना कहकर गौतम का बॉस कॉल काट देता है। तभी गौतम उदास मन से कमला से कहता है। माफ करना कमला, बॉस का कॉल था। उन्होंने मुझे अभी ऑफिस बुलाया है। मुझे अभी शहर के लिए निकलना होगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं जल्द ही छुट्टी लेकर वापस आऊँगा। और इतना बोलकर गौतम अपनी मोटरसाइकिल लेकर वापस ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी अगले दिन पिंकी, अरे ओ पिंकी, अरे कहाँ जाके मर गई? यहाँ पर इतने सारे झूठे बर्तन पड़े हैं, इन्हें क्या मैं धोऊंगी? चल धो इन्हें आके। हे राम, मैं तो परेशान हूँ इस लड़की से। पिंकी रोती हुई वहां पर आती है। तभी कमला चीख कर पिंकी से कहती है। क्या कर रही थी अब तक? कितनी देर लगा दी आने में? चल अब ये सारे बर्तन साफ कर। पिंकी के हालात बहुत बुरे हो रखे थे।
क्योंकि कमला सारा काम उसी से करवाती थी और उसे भर पेट खाना तक नहीं देती थी। तभी पिंकी रोती हुई कहती है, माँ कुछ खाने को दो ना माँ, बहुत जोर की भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया है। अरे कल दी तो थी तुझे एक रोटी, वो नहीं खाई क्या? अब क्या मैं तुझे दिन भर खिलाती रहूं बैठा के? चल काम कर फटाफट से, महारानी को भूख लगी है। एक रोटी से कहाँ पेट भरता है, और वो तो कल खाई थी, तब से कुछ नहीं खाया माँ। एक रोटी और दो ना माँ, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ अब ज्यादा रो मत, मिल जाएगी तुझे रोटी। पहले ये सारे बर्तन साफ कर, तभी मिलेगी तुझे रोटी। और हाँ, इसके बाद अभी तुझे झाड़ू भी लगानी है। तेरी माँ तो मर गई और तुझे छोड़ गई मेरे सीने पर मूंग दलने। ये ना कि दोनों माँ बेटी एक साथ ही मर जाते। पिंकी रोते रोते वो सारे बर्तन साफ करती है और फिर उस रात जब पिंकी भूख से तड़प रही थी, वह अपनी माँ को याद करके रोने लगी। तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगीं और एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है। पिंकी को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है और फिर थोड़ी ही देर में पिंकी को नींद आ जाती है। अगली सुबह पिंकी हरिया काका के पास जाती है और उनसे अपनी माँ के बारे में पूछती है। तो हरिया काका उसे उसकी माँ के बारे में बताते हैं। बेटी, तुम्हारी माँ की मौत स्वाभाविक नहीं थी, इसीलिए उसकी आत्मा अभी तक भटक रही है। ये सुनकर पिंकी चौंक गई और उसने आश्चर्यचकित होकर फिर पूछा, काका क्या माँ वापस आ सकती है? तभी हरिया काका बोले, हाँ बेटी, अगर किसी को न्याय न मिले तो उसकी आत्मा वापस आ सकती है, परंतु ये अच्छा नहीं होता, ये एक अपशगुन होता है। हरिया काका की उस बात को सुनकर पिंकी कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है और फिर थोड़ी देर बाद वह घर को आ जाती है। तभी उस रात कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कमला को हमेशा लगता था कि कोई उसे घूर रहा है। उस दिन वो बाजार से लौट रही थी। लौटते लौटते उसको काफी रात हो जाती है। गांव का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था और जब वह जंगल में आई तो अचानक हवाएं बंद हो गईं और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई। पेड़ सरसराने लगे और अचानक से एक चुड़ैल कमला के सामने आ जाती है, जिसके बाल बिखरे हुए थे, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। और वो चुड़ैल कमला का नाम पुकारने लगती है। कमला, कमला, कब से मुझे तेरा इंतजार था, आज जाके तू मेरे हाथ लगी है। कमला उस चुड़ैल को देखकर डर के मारे कांपने लगी और जोर से चीखी, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या करने आई हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? कमला, इतनी जल्दी मुझे भूल गई? याद कर किस तरह तूने मुझे धोखे से मारा था और अब तू मुझे ही भूल गई। कितनी अजीब बात है ना। मैं हूँ रुक्मणी, याद आया तुझे? और अब मैं यहाँ अपना और अपनी बेटी का बदला लेने आई हूँ। तूने बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया, अब बस बहुत हुआ। तूने बहुत परेशान कर लिया मेरी बेटी को। तूने मुझे तो धोखे से मार दिया, लेकिन मैं अपनी बेटी पर आँच भी नहीं आने दूंगी। रुक्मणी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
प्लीज रुक्मणी मुझे जाने दो। माफी? वो भी तुझे? आखिर किस हक से तू माफी मांग रही है? तूने मुझे भी धोखे से मार दिया और अब मेरी बेटी पर अत्याचार करती है। तुझे तो इस धरती पर ही नहीं होना चाहिए। और इतने में ही रुक्मणी की आत्मा कमला के अंदर घुस जाती है। कमला को अचानक झटके लगने लगे, उसकी आंखें उलट गईं और वह जमीन पर गिर गई। अगली सुबह जब गांव के लोगों को ये पता चलता है तो वह ये सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं। कमला पागलों की तरह गांव में इधर से उधर दौड़ रही थी और वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ मुझे, बचाओ, वो मुझे मार डालेगी। कोई तो बचाओ मुझे, बचाओ, वो मुझे मार डालेगी। आ, आ, आ। अरे इस कमला को क्या हो गया? ये ऐसे पागलों की तरह इधर उधर क्यों दौड़ रही है? अरे पिंकी बेटा, तुम ही कुछ बताओ, ये तुम्हारी माँ को क्या हो गया है? ये क्यों ऐसे पागलों की तरह बर्ताव कर रही हैं? गांव वालों ने पिंकी से पूछा तो पिंकी ने पूरी कहानी बताई। पिंकी की बातों को सुनकर गांव के सभी लोग हैरान हो गए। तभी पंडित जी कहते हैं, ओ, तो ये बात है। मतलब रुक्मणी की आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है, जिस वजह से वो अभी तक भटक रही है। सुनो गांव वालों, हमें रुक्मणी की आत्मा को शांति देनी होगी। और उस रात सभी लोग गांव के शमशान में इकट्ठा होते हैं। रुक्मणी की आत्मा की शांति के लिए पंडित जी एक हवन करते हैं और जैसे ही वो मंत्र पढ़ना प्रारंभ करते हैं तभी अचानक से आग अपने आप ही बुझ जाती है और वहां से एक डरावनी सी आवाज आती है, न्याय, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए मुझे, मुझे न्याय चाहिए। और उस आवाज को सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और देखते ही देखते उस आग में से वो चुड़ैल निकल आती है। तभी अचानक से कमला जोर से चिल्लाई, अरे छोड़ दो मुझे। हाँ हाँ, मैं कबूल करती हूँ। हाँ, मैं कबूल करती हूँ। मैंने ही रुक्मणी को मारा था ताकि मैं गौतम से शादी कर सकूँ। प्लीज़ रुक्मणी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जैसे ही उसने ये कबूल किया, एक जोर की बिजली कड़की और कमला जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में खून उतर आया और धीरे धीरे उसकी आत्मा शरीर छोड़ने लगी और कमला की तत्काल ही मृत्यु हो गई। कमला की मौत के बाद रुक्मणी की आत्मा को भी मुक्ति मिल गई और धीरे धीरे हंसती हुई वो भी गायब हो गई। कमला की मौत के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। पिंकी को उसकी माँ का न्याय मिल गया और अब वह अपने पिता के साथ खुश थी। गांव में लोग इस कहानी को सुनकर कांप उठते, लेकिन यह सच था। माँ का प्यार अमर होता है और अन्याय का अंत निश्चित होता है।